अखिल सर, एक दिन ने ये बता दिया कि आपकी सोशल मीडिया टीम जो आप एक दशक से ढो रहे थे वो किसी काम की नहीं थी। निहायत नाकारा टीम लेकर के आप चल रहे थे और वो अमित मालवीय जो 11 साल से घर घर तक नफरत बांट रहे थे, एक झटके में हटा दिए गए। नए लोग लेकर के आए गए हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट तक का पता नहीं है, खोजने पे मिल नहीं रहे हैं कहीं। क्या मोदी जी अब इन सिपाहियों के सहारे लड़ेंगे जेनजी से? स्वामी सर। जय संविधान। देखिए, ये मैं इन लोगों को शुभकामनाएं तो जरूर देता हूं जो नई टीम में आए हैं, लेकिन मैं इनको ये भी राय देता हूं कि आप बड़े बुरे समय में आप पदाधिकारी बन गए हैं और आईटी सेल आपको मिल गया है। जब अच्छा समय था तब तो अमित मालवीय मस्ती लेते रहे, खूब उन्होंने जीवन का आनंद लिया और लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। कहाँ कहाँ उनके मकान होंगे ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो प्रदीप भंडारी साहब हैं और बाकी लोग हैं, मैं इनसे कहता हूं बहुत गलत समय आपने ये असाइनमेंट ले लिया है। देखिए, समस्या क्या है कि जो परिवर्तित होता समय है, जो समय में परिवर्तन हो गया है, अगर उसको भांपते हुए आप अपनी रणनीति को बदल लें तब तो आप सफल हो सकते हैं। जैसे पहले भी मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपके कार्यक्रम में, बिजनेस पॉलिसी और बिजनेस स्ट्रेटेजी। जब मैंने एमबीए किया था तो मैंने पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी, और जब मैंने पढ़ाया वही सब्जेक्ट, मैंने पढ़ाया बिजनेस स्ट्रेटेजी। पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है रिजिड। आज से 50 साल पहले आप रिजिडिटी के साथ कोई ना कोई काम कर सकते थे, आपका सिद्धांत होता था। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो ये मानते थे कि मर्यादाओं से समाज में आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। आप ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का पालन किया? उन्होंने कर्ण को मारा, गलत तरीके से मारा। बीज पितामह को मारा, गलत तरीके से मारा। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने मारे उन्होंने, सब में कोई नियमों का पालन नहीं किया, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी थी। आपको जब आप बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, ये दिस इज माई पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, मान लीजिए, लेकिन अब आपको लगता है यार ऑनेस्टी से तो काम नहीं चल रहा है, तब आपको अपनी स्ट्रेटेजी में कोई ना कोई ऐसा मार्केटिंग का या कोई गिमिक का ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा कि बिना बेईमानी करे भी आप सरवाइव करें। अब देखिए, मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये जेनजी और जेन अल्फा ये मानता है हिंदू मुसलमान नैरेटिव नहीं चलेगा। ये जो मंदिरों, ये मस्जिदों के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हो भगवान शिव के, वो ढूंढ रहे, ये नहीं चलेगा। ये जो गौहत्या और आप जो है लोगों से जय श्री राम बुला रहे हो, ये नहीं चलेगा। चलेगा क्या? अब वो बच्चों ने दिखा दिया, जेन अल्फा ने दिखा दिया। अब चलेगा ये, आपको हिंदुस्तान के गांव गांव के हर स्कूल का बिल्डिंग को ठीक कराना पड़ेगा, टॉयलेट्स को ठीक कराना पड़ेगा, प्लेग्राउंड देने पड़ेंगे, स्कूल तक जाने वाली सड़कों को पक्का कराना पड़ेगा, टीचर्स को स्कूल में आना पड़ेगा, क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, और खाना आपको शुद्ध देना पड़ेगा, अच्छा देना पड़ेगा। ये बच्चे चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई टीम जो आईटी सेल बनी है, ये हिंदू मुसलमान छोड़ सकती है? क्या ये मस्जिदों के नीचे मंदिर और ये सब ढूंढना छोड़ सकती है? अब मथुरा, काशी, अयोध्या बाकी है और मथुरा बाकी है, पता नहीं क्या इस टाइप के नारे। क्या ये नई जनरेशन अब चाहती है, जो 50% पॉपुलेशन है वो नहीं चाहती? वो कहती है बकवास मत करो यार, ये वाहियात बात मत करो, हमें तो अपना उज्जवल भविष्य देखना है, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी नौकरी दीजिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी 50% पॉपुलेशन के चक्कर में हिंदू मुसलमान नैरेटिव को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, या हिंदू मुसलमान, क्योंकि जो उनके अभी अंधभक्त बने हुए हैं वो तो केवल इसलिए बने हुए हैं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं कि नौकरी मिल रही है कि नहीं, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं कि रुपया कमजोर होता जा रहा है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि पेट्रोल के नाम पे, टोल टैक्स के नाम पे, इथेनॉल के नाम पे हर चीज पे डकैती और चोरी हो रही। उन्हें केवल मतलब यह है हम हिंदू हैं और हमें गर्व है हम हिंदू हैं और हमें खुशी होती है अगर मुसलमानों को परेशान किया जाता है। क्या इस फिलॉसफी को ये चेंज कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये चेंज नहीं कर सकते। तो आप प्रदीप भंडारी को ले आइए, अमित शाह को आईटी सेल का चेयरमैन बना दीजिए, नड्डा जी को चेयरमैन बना दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो ये 50% पॉपुलेशन चाहती है, वो ये चाहती है इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। प्राइवेटाइजेशन जो आपने स्कूल्स के अंदर करके सब पूंजीपतियों के हाथ में सारा एजुकेशन सिस्टम दे दिया है, और एनटीए के माध्यम से पूरा एजुकेशन सिस्टम आरएसएस को दे दिया है,
इसे रोकिए। और जैसे हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के संघर्ष करके आज तक यहाँ पहुंचे हैं, और हमारे स्कूल में मुझे तो याद नहीं जीआईसी इलाहाबाद के अंदर इतनी गंदगी थी, बड़े बड़े प्लेग्राउंड थे, पीने का पानी शुद्ध हुआ करता था, क्लास में टीचर्स आया करते थे, ये अवनति कैसे हो गई। तो अगर आप शिक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप बच्चों के रोजगार पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप टीम बदलते रहिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और मैं तो प्रदीप भंडारी साहब के साथ 40-50 डिबेट में बैठ चुका हूं, मैं जानता हूं वो बदल नहीं सकते, वो वही गाली गलौज करेंगे, वो वही एग्रेशन करेंगे, और अभी तक टीवी स्टूडियोज में आते थे, अब शायद नहीं आएंगे। लेकिन इससे मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा इसलिए नहीं होने वाला है कि अपना जो मूल चरित्र है हिंदू मुसलमान वाला, विद्वेष वाला, देश को कमजोर करने का, उसे वो छोड़ नहीं सकते। अखिल सर, हमारे अभी एक दर्शक भी कह रहे थे दो अमित हैं, एक अमित चला गया, दूसरे का जाना बाकी है, दूसरे की भी डिमांड खूब है जाने की। नहीं, देखिए राम प्रकाश जी, हमारे देश के सामने दो विकल्प हैं, दो विचारधाराएं हैं, दो विकल्प हैं, और हर आदमी को ये दिल पे हाथ रख के बताना पड़ेगा वो गांधी के साथ हैं या गोडसे के साथ हैं। अब देखिए बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ। हम लोग तो देखिए खुलेआम कहते हैं गांधी जिंदाबाद गोडसे मुर्दाबाद। भाई हमारी विचारधारा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 12 साल हमने झेला है, बड़ी गालियां खाई हैं, बड़ी धमकियां झेली हैं, लेकिन हमने गांधी जी को नहीं छोड़ा। और ये जो बच्चे हैं, जो 50% पॉपुलेशन है, इन्होंने भी सिद्ध कर दिया इस आंदोलन के माध्यम से ये भी गांधीवादी हैं। मार खाते रहे, मारा नहीं, लाठी लगी, सब कुछ हुआ, इन्होंने ढेला नहीं चलाया। ये बच्चों ने दिखा दिया पूरे विश्व को, और हमारे किसानों ने भी दिखा दिया पूरे विश्व को कि हमारा जो गांधी जी पे विश्वास है वो हमारे दिल पे बसता है, हमारी आत्मा में बसता है, हम गांधी जी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये लोग हैं गोडसेवादी। वैसे माननीय मोदी जी आते हैं, वो गोडसे की उस पर नहीं जाके मत्था टेकते हैं, गांधी जी के यहाँ मत्था टेकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के साथ समस्या यह है, मान लीजिए ये गोडसे को छोड़ के गांधी की फोटो अपने कमरे में लगा लें, ये इधर वाले भी मारेंगे, उधर वाले भी मारेंगे। जो गांधी को मानते हैं वो भी इनको मारेंगे कि यार तुम नाटक मत करो यार, ये गोडसे को मानते हो, गोडसे को ही रखो। और जो गोडसेवादी है वो भी मारेंगे, यार तुमने सत्ता के चक्कर में गांधी को कैसे अपना लिया, गोडसे को कैसे छोड़ दिया। तो ये मझधार में फंस गए, बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गए, ये गांधी को अपना नहीं सकते। और देश की जनता अब गांधी के पीछे चल पड़ी है, और पूरा विश्व ये मानता है भाई एक ही तो व्यक्ति है हमारे देश के अंदर जो हमारी धरोहर है, जो हमने विश्व को दिया है। और ये विश्व वाले आते हैं गांधी जी की समाधि में, जूते उतार के 2-2 घंटे सिर झुकाए खड़े रहते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो। और ये गांधी के अलावा हमारे देश ने क्या, और बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हैं वो गांधी का नमन करते हैं और गांधी से सीखते हैं। और इन्होंने गांधी को गालियां दी हैं, इन्होंने उनके छाती पे 3 गोलियां मारी हैं, एक सनातनी को मारा है, एक वैष्णव को मारा है। तो ये वैष्णव भी नहीं है, सनातनी भी नहीं है, धूर्त है और ये भ्रष्ट लोग हैं। लेकिन ये गांधी जी को अपना नहीं सकते, गोडसे को छोड़ नहीं सकते, इसलिए अमित शाह भी जाएंगे, अमित मालविया चले गए, और इनके साथ साथ ये गुजरात लॉबी भी निबट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है अब इनका कोई इलाज नहीं है। इन्होंने 12 साल खूब अत्याचार कर लिया, खूब गुंडागर्दी कर ली, खूब दहशतगर्दी कर ली, और जो राजस्थान का इन्होंने आदेश दिया है, अभी एक सोशल मीडिया में मजाक देख रहा था, एक आदमी आके प्रधानमंत्री महोदय से कहता है साहब वहां पे 300 करोड़ का खर्चा होना था, इन्होंने 1200 करोड़ रुपए कर दिया, बताइए क्या करें। तो मोदी जी कहते हैं दंड दो, बड़ा तगड़ा दंड दो। कहने लगे किसको दंड दे, कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को दंड मत दो, जिसने ये खबर छापी है उसको दंड दो। ये लोग कर रहे हैं।